नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के दैनिक क्विज में हम द हिंदू तथा पीआईबी से संबंधित जो प्रमुख समाचार हैं उनको आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उससे एक अभ्यास प्रश्न हम आपको यहाँ पर देंगे। साथ साथ आज के एक महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 2024 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक तरह से आधार बनाकर बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है और ये 24 मार्च को यानी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन ये टेस्ट है, 2 घंटे का ये टेस्ट रहेगा जिसमें अगर हम देखें तो जनरल स्टडी का पेपर आपका होगा और इस टेस्ट में भाग लेकर आप जो अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर आप हमारे सिविल सेवा परीक्षा के जो कार्यक्रम है उसमें 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें भाग लेने की जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। आप जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो लिंक दिया गया है उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको 24 मार्च को सुबह 6 बजे तक अंतिम रूप में समाप्त कर लेना है। तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में जुड़ने के लिए आज ही जो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें। चलिए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, रोडामाइन बी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोडामाइन बी एक प्रकार की फ्लोरोसेंट डाई है जिसका उपयोग आमतौर पर कपड़ा उद्योग में कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता है। दूसरा, रोडामाइन बी को एक गैर विषैले पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, रोडामाइन बी की अगर हम बात करें तो जो कॉटन कैंडी या एक तरह से गोभी मंचूरियन में इसके जो उपयोग हैं वो एक तरह से अब सैंपल में देखे गए हैं काफ़ी एक खतरनाक प्रभाव डालते हैं। खासतौर से ये एक तरह से कैंसर जैसी बीमारी का कारक भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो इसके संदर्भ में तमिलनाडु गोवा के बाद अब कर्नाटक ने भी एक तरह से बैन लगाया है। तो पहला कथन अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है। ये एक तरह का चमकदार डाई के रूप में एक इंडस्ट्रियल डाई है, लेकिन आप देखें खाने पीने में भी इसका बड़े पैमाने पर एक तरह से कलरिंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है जो काफ़ी एक तरह से हानिकारक है। तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा यहाँ पर गलत है। तो केवल पहला कथन आपका सत्य है, दूसरा गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 यहाँ पर गलत है। प्रश्न का आधार अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि कर्नाटक की तरफ से जो रोडामाइन बी है उसके संदर्भ में आप देखें एक तरह से जो प्रतिबंध की स्थितियां थी वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और आप ध्यान रखें कि ये जो रोडामाइन को यहाँ पर बैन करने के संदर्भ में स्थिति है तो पहले ये स्थिति आप देखें तमिलनाडु और गोवा वो एक तरह से कर चुके हैं। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये जो एक तरह से यहाँ पर जो बैन लगाया गया है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से आप देखें कि तमिलनाडु और गोवा के बाद प्रमुख रूप से ये जो बैन है वो कर्नाटक की तरफ से लगाया जा रहा है। आप सभी ने ये कॉटन कैंडी जरूर देखी होगी और हो सकता है कि आपने बचपन में, ये अभी भी हो सकता है आपने खाया हो, लेकिन इसमें आप देखें ये जो चमकीला यहाँ पर ये जो पिंक कलर है ये रोडामाइन बी से एक तरह से आता है। तो काफ़ी ये कैंसरस या खतरनाक माना जाता है और त्वचा और आँख में जलन और श्वसन संबंधी समस्याएं और कैंसर का प्रभाव तो एक तरह से लाता ही है। और आप देखिए कि एक तरह से माना जाता है कि ये बॉडी में एक तरह से क्षरण की जो प्रक्रिया उसको भी बढ़ावा देता है और इस आधार पर आप देखें माना यह जाता है कि जो क्षरण की प्रक्रिया एक तरह से यानी खास श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकता है। तो कहा यह जाता है कि जो रोडामाइन बी है अगर मान के चलिए कि जैसे कोई भी इस तरह का हानिकारक केमिकल है वो धीरे धीरे नष्ट होता है लेकिन इसकी जो क्षरण या इसका जो एक तरह से डिसइंटीग्रेशन है वो बहुत धीमा होता है। इस आधार पर यह खास श्रृंखला में एक तरह से पहुँच सकता है और उस आधार पर हमें लंबा नुकसान पहुँचाता है। तो आप ध्यान रखें काफ़ी एक तरह से खतरनाक एजेंट के रूप में रोडामाइन बी को माना जाता है। दूसरा प्रश्न, रोहिंग्या मुसलमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में रहने वाला एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह है। तो ध्यान रखें रोहिंग्या अगर हम मुसलमानों की प्रमुख रूप से बात करें तो अगर हम यहाँ पर म्यांमार के रखाइन राज्य की बात करें तो यहाँ से प्रमुख रूप से वो संबंधित हैं और जो म्यांमार में एक तरह से सैन्य सत्ता थी उनके द्वारा जो उत्पीड़न किया गया उसके प्रभाव में आप देखें कि अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में वो भागे और भारत में भी आप देखें, बांग्लादेश में आप देखें कि एक तरह से बड़े पैमाने पर इनकी संख्या पहुंची। तो आप देखें एक काफ़ी प्रताड़ित एक तरह से जनसंख्या समूह इसे माना जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, म्यांमार सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और आपके रखाइन राज्य में जरूर ये रहते हैं लेकिन नागरिकता संबंधी अधिकारों से म्यांमार की सरकार ने इनको वंचित कर रखा है। दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा, रोहिंग्या मुसलमान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लाभार्थी हैं। देखिए अगर हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से आप देखें हिंदू, साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध और एक तरह से अगर हम बात करें पारसी, इन धर्मों के जो मानने वाली 6 जो धर्म हैं इनके मानने वाले जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पाकिस्तान,
साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, यानी म्यांमार तो इसमें शामिल ही नहीं है। तो इस आधार पर यह कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों को इसका लाभ मिलेगा, तो वो कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि म्यांमार के लोगों के लिए एक तरह से, या म्यांमार के अल्पसंख्यक जो भी समुदाय उनके लिए नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि तीसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। 1 और 2 सत्य हैं, तो केवल 2 कथन सत्य है, तो उत्तर हमारा बी, केवल 2 कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें कि रोहिंग्या जो भी मुसलमान हैं उनके लिए नागरिकता के संदर्भ में अगर मान लीजिए भारत में किसी भी तरह से उपस्थित हैं, तो वो उनके लिए एक तरह से पैमाना नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 के पहले वो भारत में आने चाहिए। लेकिन 3 देशों की बात की गई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। साथ साथ 6 धार्मिक एक तरह से अल्पसंख्यक समुदाय इन देशों में हैं, उनसे संबंधित होने चाहिए। तो इस आधार पर आप देखें रोहिंग्या को एक तरह से इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखें रोहिंग्या के द्वारा इंडोनेशिया तक के क्षेत्रों में एक तरह से शरण लेने के प्रयास किए गए, जो उनका उत्पीड़न म्यांमार में किया गया। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सीसीआई, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, सीसीआई एक वैधानिक निकाय है जो भारत में प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान रखें, सीसीआई 2002 का कानून है, उसके माध्यम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और ये भारत में एक तरह से जो जिसे बोलते हैं एकाधिकार, जो मोनोपोली है, उसको एक तरह से व्यापार में रोकने का काम करता है। और इसे अगर हम देखें तो एमआरटीपी जो हमारा कानून था 1969 का, उसकी जगह पर एक तरह से रिप्लेस करके लाया गया था। तो ये एक वैधानिक संस्था है, पहला कथन सही है। सीसीआई विलय, अधिग्रहण और संयोजनों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके परिणाम स्वरूप एकाधिकार का निर्माण न हो या बाजार में प्रतिस्पर्धा कम न हो। यानी किसी कंपनी का किसी में विलय हो रहा है, कोई किसी को अधिग्रहण कर रहा है, आपस में कोई संयोजन है, अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जिससे कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रूप में प्रभावित होगी, नकारात्मक रूप में, तो सीसीआई उस पर ध्यान देता है, उस गतिविधि को रोकता है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा, सीसीआई प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में लिप्त पाई जाने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगा सकती है। और आप देखें इसका एक बड़ा, अगर हाल फिलहाल का उदाहरण आप देखें तो गूगल का जो प्ले स्टोर है, उन पर एक तरह से पेमेंट को लेकर जो उन्होंने एक नियम बनाया था, उसके आधार पर माना गया कि वो प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रहे हैं, उन पर एक बड़ा जुर्माना लगाया गया था। तो यहाँ पर इस तरह का जुर्माना भी अगर कोई प्रतिस्पर्धा के विरोध में काम करता है या हेल्दी कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ने देता है, तो उस पर सीसीआई लगा सकता है। तो तीसरा कथन सत्य, तीनों सत्य हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है डी। सभी कथन 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार आप देखें तो सीसीआई की तरफ से गूगल का जो प्ले स्टोर है, उनकी एक यहाँ पर जो अपील थी कि जो प्ले स्टोर की फी पॉलिसी है उसके संदर्भ में उनको कुछ यहाँ पर छूट दी जाए, तो वो यहाँ पर एक तरह से माना जा रहा है कि सीसीआई ने डिसमिस कर दी है कि ये एक तरह से सही नहीं है, और आप पर जो एक तरह से पेनल्टी लगाई गई थी वो सही है। देखिए गूगल की तरफ से प्रमुख रूप से माना गया कि उनके प्ले स्टोर में जो भी एक तरह से ऐप हैं, तो वो ऐप अगर अपने किसी अंदरूनी कह सकते हैं तंत्र के माध्यम से कोई भुगतान करते हैं, तो उसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ेगा गूगल को। लेकिन अगर वो गूगल का पेमेंट सिस्टम उपयोग करते हैं तो वो भुगतान उनके लिए थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक तरह से विभेद कह सकते हैं, या एक मान के चलिए कि जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उसके विरोध में माना गया था। तो इसको यहाँ पर सीसीआई ने एक तरह से स्थापित रखा है, और उन्होंने ये जो यहाँ पर अपील है गूगल के प्ले स्टोर की, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से डिसमिस कर दिया है। चौथा यहाँ पर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, आईएमएफ भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देखिए जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, साथ साथ अगर हम विश्व बैंक की बात करें, तो जो ब्रेटन वुड्स एक तरह से सम्मेलन था 1944 का, उसके माध्यम से प्रमुख रूप से आप देखें कि वर्ल्ड बैंक और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इनका गठन किया गया। विश्व बैंक अगर हम देखें तो आर्थिक विकास के लिए प्रमुख रूप से ऋण या अन्य रूप में सहायता देकर आगे गतिविधियां बढ़ाने का काम करता है। आर्थिक विकास में आईएमएफ भी एक तरह सहयोग करता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि अगर किसी भी तरह से भुगतान संतुलन, खासतौर से अगर हम यहाँ पर बात करें विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कोई संकट है देश में, तो भुगतान संतुलन या जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें जो क्राइसिस होता है उसके संदर्भ में एक तरह से आईएमएफ आर्थिक सहायता देता है, जिससे कि जो एक तरह से मुद्रा संकट है वो एक तरह से देश सामना कर रहा है तो उससे बाहर आ जाए। तो ये दो संगठन ब्रेटन वुड्स संगठन के नाम से भी एक तरह से आप देखें यहाँ पर इनको जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, आईएमएफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जो आर्थिक विकास पर केंद्रित है। तो आर्थिक विकास का मतलब कि इसके द्वारा भी एक तरह से अगर कोई देश भुगतान संतुलन के संकट में है तो आर्थिक विकास कैसे करेगा। जैसे वर्तमान में हम जो प्रश्न का आधार है, तो पाकिस्तान को $3 अरब का जो आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से, उसमें से $1.1 अरब की अंतिम मंजूरी मिल गई है, जल्द पाकिस्तान को मिलेगा।
तो पाकिस्तान एक तरह से अपने पेमेंट को लेकर डिफ़ॉल्ट न करे, उससे बचाने के लिए प्रमुख रूप से ये पैकेज दिया जा रहा है। तो इस आधार पर यह बिल्कुल सही है कि यह आर्थिक विकास के लिए केंद्रित संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तीसरा, आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट प्रकाशित की है। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट यानी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं तो ये आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। तो अलग अलग जो संगठन है अर्थव्यवस्था में, जो कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर या हमारे ये भारत में भी हैं, उनके द्वारा कोई इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाती है भारत के स्तर पर या वैश्विक स्तर पर, उनकी लिस्ट आप बनाकर रखें, ये आपको जरूर एक तरह से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर एक तरह से ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है, न कि आईएमएफ की। तो तीसरा कथन गलत है। इस आधार पर आप देखें, यहाँ पर आपके 1 और 2 यानी पहला और दूसरा कथन सही है, तो उत्तर हमारा ए, कथन 1 और 2 सही है। प्रश्न का आधार जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर, कुल मिलाकर 3 अरब डॉलर का जो पैकेज है, उसमें से 1.1 अरब डॉलर का जो फंड है वो आईएमएफ के द्वारा एक तरह से रिलीज किया गया है, और ये पाकिस्तान का पेमेंट को लेकर जो डिफॉल्ट करने की स्थिति है उससे शायद उसको वो बचा लें। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम आते हैं, जहाँ पर हम विगत वर्षों में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आते हैं। प्रश्न आज हमने 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का चुना है। प्रश्न को देखते हैं। स्टील स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो सबसे पहले हम स्टील स्लैग को एक तरह से देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, जब हम स्टील स्लैग की बात करते हैं तो जो स्टील का उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में ये जनरेट होता है। आप देखें, जो भी एक तरह से आपका लौह अयस्क है, जो आयरन ओर है, उसी का उपयोग करके हम आगे इस्पात बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो इम्प्योरिटी, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, वो एक तरह से कच्चे माल में शामिल रहती हैं। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से देखें, जैसे आयरन ओर, लौह अयस्क का उपयोग किया जा रहा है, तो हम जब स्टील बनाने की बात कर रहे हैं, जब हमारे द्वारा इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है, तो कच्चा माल उसमें क्या क्या है? लौह अयस्क होगा, पहला कच्चा माल तो सबसे बड़ा यही होगा, लौह अयस्क। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर चूने की बात करें, चूना पत्थर, कोक की बात करें, तो ये जितना भी एक तरह से यहाँ पर कच्चा माल मिलाया जाता है, तो इसमें कुछ इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ होती हैं, और वो माना जाता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, और वो एक तरह से आप देखें पिघली अवस्था में वो अंतिम रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो इस्पात का उत्पादन किया जाता है, तो इस्पात से अलग करके इम्प्योरिटी के आधार पर जो भी ये आप कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाला जाता है, उसी को हम स्टील स्लैग कहते हैं। और माना जाता है कि जो इसका जो उपयोग है, आप देखें स्टील स्लैग जो निकाला जाता है उसको एक तरह से सॉलिड रूप में, कठोर रूप में, आप देखें इस तरह के छोटे छोटे पत्थर के रूप में एक तरह से बना लिया जाता है। इसका उपयोग कई रूप में हो सकता है, जैसे सड़क बनाने में आप देखें इस तरह का भाग है तो उपयोग किया जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम खेती में देखें तो माना जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, खासतौर से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये एक तरह से जो हमारी सॉइल है, मृदा है, उसमें आप देखें उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी उपजाऊ क्षमता है, उसका जो स्ट्रक्चर उसको मजबूत करती है। तो ये स्लैग आप देखें एक तरह से खेती में भी उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें सीमेंट के उत्पादन में भी इसका एक तरह से उपयोग हो सकता है। तो बेस रोड, आधार एक तरह से रोड का बनाने में, कृषि में एक तरह से आप देखिए भूमि सुधार करने में, और सीमेंट उत्पादन, तीनों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस आधार पर आप देखें तीनों में उपयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है, अगर हम देखें तो डी। तो 5वें में हमारा स्टील स्लैग के संदर्भ में उत्तर हो जाता है डी। तीसरे भाग में आ जाते हैं दैनिक क्विज के, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं। और आज का तथ्य है शहरी तापद्वीप, जिनको हम एक तरह से अर्बन हीट आइलैंड भी कहते हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड का एक तरह से जो नाम है वो आप देखें, इसकी जो परिभाषा इसके नाम में एक तरह से छुपी हुई। जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये प्रमुख रूप से आप देखें शहरी क्षेत्र का भाग है, जिसको एक तरह से आप सेंट्रल कह सकते हैं, इस शहर का एक तरह से केंद्र कह सकते हैं। इसमें आप देखें उद्योग स्थापित हैं। उसी के साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर जो रिहायशी क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से यानी एक तरह से आबादी वाली क्षेत्र, ये आप देखें कुछ पार्क स्थापित हैं। फिर रेसिडेंशियल आप देखें आबादी थोड़े वाले और क्षेत्र, और दूर के भाग में आप देखें कृषि के एक तरह से क्षेत्र है, यहाँ पर आप कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में आप देखें कि माना जाता है कि प्रमुख रूप से ये जो भाग है यहाँ पर प्रमुख रूप से, क्योंकि ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, और उतने बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि जो वेजिटेशन है वो नहीं है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। इस कारण से यहाँ पर तापमान आप देखें तुलनात्मक रूप में काफ़ी अधिक रहता है। जबकि इसके आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आप देखें तापमान काफ़ी कम है। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये लोकेशन दी गई, ये निचला तापमान है, जबकि यहाँ पर आप देखें ये लगभग 33 डिग्री को टच कर रहा है। तो बाहरी भाग में तापमान कम, यहाँ पर अधिक। तो ये जो तुलनात्मक अंतर है,
तो बीच का जो भाग होता है उसमें आप देखें एक तरह का आइलैंड या एक तरह का जो द्वीप है उसका जैसा निर्माण हो जाता है। द्वीप का मतलब क्या हुआ, आप एक इसे मान के चलिए अगर द्वीप कहते हैं तो चारों तरफ आप मान लीजिए समुद्र है, बीच में आपका क्या है, आइलैंड है। तो माना जाता है कि आसपास कम तापमान और यहाँ पर एक तरह से तापमान ज़्यादा है। तो ये जो आपका मध्य एक तरह से शहरी क्षेत्र का प्रमुख भाग है, जो सेंट्रल, जिसको हम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं CBD, वो प्रमुख रूप से हीट आइलैंड के रूप में डेवलप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है। अब अधिक तापमान है तो इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अगर हम शहरी बुनियादी ढांचे की बात करें, यानी जो अर्बन एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, इसमें आप देखें जो भी एक तरह से बिल्डिंग बनी हुई है, साथ साथ जो आपका परिवहन का भाग है, जो उद्योग है, ये सब मिलकर ताप वृद्धि एक तरह से करते हैं। क्योंकि जो भी एक तरह से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो हीट को ट्रैप करके एक तरह से आप देखें तापमान की स्थितियों को बढ़ाता है। इसी के साथ साथ देखें कि जो यहाँ पर कंक्रीट या अन्य प्रकार के जो भी आपके निर्माण है वो हीट को एब्जॉर्ब करके आप देखें कि यहाँ पर ताप वृद्धि बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ देखें माना जाता है कि वनस्पति की कमी, वेजिटेशन कम हो गया है। जो भी कह सकते हैं कुछ वेजिटेशन है वो शहर के बाहरी भाग में या ग्रामीण क्षेत्र में है, तो सेंट्रल में आप देखें उतना ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। अब वेजिटेशन के कारण होता क्या है कि जब भी पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो मान के चलिए कि एक तो छाया यानी शेड रहता है, साथ साथ आप देखें वाष्पीकरण यानी जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ये जो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है उससे आप देखें शीतलन का प्रभाव रहता है। यानी जहाँ पर भी पेड़ पौधे रहते हैं उनकी जो पत्तियाँ उनसे आप देखें इस तरह से भाप उत्सर्जित होती है, तो उसके माध्यम से ही माना जाता है कि एक तरह से तापमान के जो नियंत्रण की स्थितियाँ वो कहीं ना कहीं बनती हैं। लेकिन वेजिटेशन का ना होना और शहरी बुनियादी ढांचे का बड़ा होना, आप देखें सड़कें भी एक तरह से क्या है, पक्की हैं, वो भी हीट को यहाँ पर बड़े पैमाने पर एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो ये सब हीट आइलैंड को एक तरह से बढ़ाने का यहाँ पर काम करते हैं। और माना जाता है कि इसी कारण से जो शहरी क्षेत्र उनके जो मध्य भाग होते हैं खास तौर से एक ज़्यादा तापमान के हीट सेंटर के रूप में, जिनको हम एक तरह से अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, उनके रूप में डेवलप रहते हैं। अब इसको रोकने का तरीका ये है, सबसे बड़ा उपाय यही है कि वेजिटेशन को एक तरह से वहाँ पर डेवलप करके रखा जाए। अलग अलग जगह पार्क छोटे मोटे जरूर निर्माण किए जाएँ, हर रेसिडेंशियल सोसाइटी में बड़े पार्क रखे जाएँ जिससे कि वेजिटेशन बना रहे। साथ साथ अगर हम देखें कि जो भी हमारे यहाँ पर जो फ्लोर एक तरह से हैं या जो बिल्डिंग के कह सकते हो ऊपरी भाग है, रूफ टॉप है, वहाँ पर भी एक तरह से हमारी कोशिश हो कि वेजिटेशन का कुछ हिस्सा जरूर रहे। और जो वर्टिकल एक तरह से आप देखें कि जो फार्मिंग की जाती है उस तरह का हिस्सा भी हम कर सकते हैं। यानी बिल्डिंग मान लीजिए ये बनी हुई है, उसमें वर्टिकल रूप में आप देखें इस तरह के प्रयास बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर में सफल रहे हैं। तो वो सब करके हम एक तरह से अर्बन हीट आइलैंड की स्थितियों को थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। इससे शहर में रहने की स्थितियां, ये कह सकते हैं सामान्य ताप की जो स्थितियां हैं वो सहनीय रूप में अफोर्डेबल स्तर पर एक तरह से लाई जा सकती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको एक तरह से कर हम शहरी क्षेत्र में इस तरह के जो हीट आइलैंड है उनको डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो आज के तथ्य के साथ ही आज का हमारा जो दैनिक क्विज है वो समाप्त होता है। उम्मीद है दैनिक क्विज के जो अलग अलग प्रश्न हैं, साथ साथ विगत वर्ष का प्रश्न और जो आज का तथ्य है वो बेहतर रूप में आपको एक तरह से स्पष्ट हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तो अधिक से अधिक लाइक करके ये बात आप हमारे तक जरूर पहुंचाइए। तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल दैनिक क्विज के नए अंक में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। धन्यवाद।